हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग आरबीएससी की जो बुक रेनबो है उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप लोग उसे कर लीजिए, ताकि आगे और भी जो वीडियोस मेरे हैं उनका भी आप लोग पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ स्प्रिंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अब हमने इसकी समरी भी पढ़ी है और इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा है। दोनों वीडियोस में पहले इस पे अपलोड कर चुकी हूँ। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी? यानी कि साहिब का जो परिवार था वो सीमापुरी में क्यों निवास करने लगा था। Sahib's family settled at Simapuri as their fields and home in Dhaka got destroyed by many storms, so they left their country in search of a living and come to India. यानी साहिब का परिवार सीमापुरी में दिल्ली के समीप सीमापुरी में इसलिए निवास करने लगा था क्योंकि वो लोग जहाँ रहते थे बांग्लादेश में, ढाका में, वहाँ पे उनके जो खेत थे वो पूरे के पूरे तूफ़ान से ख़राब हो चुके थे और बर्बाद हो गए थे। इसलिए काम की तलाश में वो लोग भारत आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज एनीस जंग प्रॉमिस टू ओपन अ स्कूल सीम हॉलो? यानी अनीस जंग जो स्कूल खोलने का वादा था वो खोखला क्यों जान पड़ता था? हॉलो मतलब होता है खोखला। हर प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम्स हॉलो बिकॉज शी रियली डजंट मीन इट एंड शी सेज इट हाफ जोकिंगली एंड विदाउट एनी सीरियस थिंकिंग। अनीस जंग का स्कूल खोलने का वादा खोखला जान पड़ता है क्योंकि स्कूल बनाने में बहुत लंबा समय लगता था और उसके जो उन्होंने वादा किया था वो ऐसी मजाक में किया था, वो उसके लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, संजीदा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली? कि लेखिका क्यों कहती है कि सीमापुरी दिल्ली से मीलों दूर है? द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली because the area lacks all the basic facilities that are available in Delhi. In spite of being on periphery of Delhi, it is quite different from the heart of the city. लेखिका सीमापुरी को दिल्ली से मीलों दूर होने के विषय में इस वर्णन करती हैं क्योंकि इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी और दिल्ली के समीप होते हुए भी यह मुख्य शहर से बिल्कुल ही डिफरेंट था। Next, what does the author mean by the expression garbage to them is gold? लेखिका का इस अभिव्यक्ति से क्या आशय है कि कचरा उनके लिए सोना है? By this expression, the author means to say that garbage is a mean of livelihood to the rag picker. It gives them food and shelter. Sometimes children ever find silver coins in it, so it is very precious to them. लेखिका कहती हैं कि जो कचरा है वो उनका जीवन यापन करने का साधन है उन कचरा उठाने वाले बच्चों के लिए, इसलिए उनके लिए यही जीने का एक साधन होता है और वे इस कचरे में कोई काम की चीज़ ढूंढते रहते हैं और कुछ पैसे भी में इनको बेच देते हैं और कभी कभी उनको इसमें से कुछ सिक्के भी मिल जाते हैं, इसलिए ये उनके लिए बहुत कीमती हैं। वॉट डज़ द एक्सप्रेशन समटाइम्स, और वो क्या खाना और जो रहने का जगह है वो सब भी उनको इस कचरे से ही मिलता है क्योंकि उसको बेच के ही वो उसको प्राप्त कर पाते हैं। वॉट डज़ द एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज मीन्स? यानी कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, इस अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? ये देखिए, ये सबसे स्टार्टिंग में आता है, ये जो लाइन आती है ये, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द रैग पिकर स्टेट ऑफ अटर पॉवर्टी। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये उस समय बच्चा बोलता है, रैग पिकर यानी कचरा बीनने वाला जो बच्चा है वो उसकी एकदम भयानक गरीबी वाली जो स्थिति है उसको दर्शाता है। देयर चिल्ड्रन find garbage a thing of wonder and a rupee found in it in a
गिफ्ट। यानी कचरे को वो एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ मानते हैं, क्योंकि उनको उसके अंदर से कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो उनके काम की होती हैं, और उसको वो उपहार के रूप में अपने पास रख भी लेते हैं। 1 रुपी मीन्स अ वेरी बिग अमाउंट टू दिस चिल्ड्रन। और कभी कभी तो उनको सिक्के भी उस कचरे में जब मिल जाते हैं तो वो उसको उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वे कचरे में कोई काम की चीज़ ढूंढते रहते हैं और कुछ पैसों में से फिर बेच देते हैं। वाई इज़ साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। कि जो साहिब जो था वो टी स्टॉल पर काम करके खुश क्यों नहीं था, वो बच्चा जो था। साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज हेयर ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि यहाँ उसकी आज़ादी खो चुकी थी। नाउ ही इज़ नो मोर द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। वो अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। ही फील्स लाइक अ स्लेव एंड दिस हैज़ टेकन अवे हिज हैप्पीनेस। वो अपने आप को एक दास की तरह महसूस करने लगा था और उसको लगता था कि उसकी जो खुशियाँ हैं वो चली गई हैं, वो अपने मन का मालिक नहीं रहा। वॉट इज़ मुकेश एम्बिशन, कैन इट बी रियलाइज। अब ये दूसरा जो कहानी है उसके अंदर से क्वेश्चन आ गया है आपका कि मुकेश की आकांक्षा क्या है और क्या इसे पूरा किया जा सकता है। मुकेश हैज़ द एम्बिशन टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश की जो इच्छा है वो एक मोटर मैकेनिक बनने की है। इट्स रियलाइजेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हिज फैमिली इज़ वेरी पुअर। और इसका पूरा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसका परिवार जो है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। मुकेश इज़ बाउंड टू वर्क एज अ बैंगल मेकर। और मुकेश को चूड़ी बनाने का काम करना पड़ता है, वो बाध्य है उस काम को करने के लिए। बट ही मे रियलाइज हिज एम्बिशन विथ हिज स्ट्रॉन्ग विल। लेकिन ऐसा लगता है कि अपनी तीव्र इच्छा शक्ति के द्वारा वो अपनी जो आकांक्षा है उसको पूरा करने में शायद कामयाब हो जाए। कैन अ गॉड given lineage ever be broken? Why does Mukesh's grandmother say so? कि क्या भगवान द्वारा किए गए वंशानुक्रम को तोड़ा जा सकता है। लीनेज यानी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो मतलब वंशों से जो एक क्रम चला आ रहा है उस काम को करने का, उनकी पीढ़ियों से जो पेरेंट्स वो काम कर रहे हैं। मुकेश की दादी ऐसा क्यों कहती हैं। Mukesh grandmother says so because she has accepted the job of bangle making as her family lot। क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि ये उनके परिवार की परंपरा है। And she sees no way to get over the condition of utter poverty. She has no hope regarding a good future। और वो उनको पता है कि वो अब अपनी इस भयंकर गरीबी से बिना ये काम करे नहीं निकल सकती और वैसे भी नहीं निकल सकती क्योंकि बहुत गरीब हैं वो लोग। शी हैज़ नो होप रिगार्डिंग द गुड फ्यूचर। और उसको कोई उम्मीद नहीं है कि उनका और कोई अच्छा भाग्य हो सकता है। उन्होंने इसको अपना एक भाग्य ही मान लिया है। तो वो कहती है कि भाग्य को बहादुरों का साथ देना पड़ता है। डिस्क्राइब द हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज़। कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरों का आपको वर्णन करना है इस क्वेश्चन में। ग्लास बैंगल मेकर्स वर्क इन डार्क रूम्स। वो चूड़ी बनाने वाले जो बच्चे हैं या जो लोग हैं, औरतें, बुज़ुर्ग, आदमी, बच्चे, सब क्या करते हैं, एक अंधेरे कमरे में काम करते हैं। द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बैंगल्स बिफोर द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स मेक्स देम लूज देयर आई साइट। और जब वो कांच से जब चूड़ियाँ बना रहे होते हैं और जब कांच के जो छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं जो हवा में उछलते हैं और उन ऑयल लैम्प्स की जो लाइट पड़ती है उससे, और वो जो उछल के उनकी आंखों में धीरे धीरे थोड़े थोड़े पड़ते रहते हैं, उससे उनकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी चली जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट ऑल्सो अफेक्ट्स देम बैडली। क्योंकि उन अंधेरी कोठरियों में प्रॉपर हवा भी नहीं होती है और उसमें प्रॉपर रोशनी की भी कमी होती है जिससे कि उनको बहुत नुकसान होता है। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. What does Anis Jung imply by this statement? This statement evokes a feeling of contrast. Bangles that are considered to be a symbol of joy snatch away the eyesight of poor laborers who make them. These poor laborers have no joy in their life. यानी उनकी कलाई पर अभी भी चूड़ियाँ हैं लेकिन आँखों में कोई चमक नहीं है। इस कथन द्वारा अनीस जंग का वो क्या कहना चाहती हैं। तो इस कथन में अनीस जंग ये बताना चाहती हैं कि सामाजिक परंपराओं तथा समाज के दुष्चक्र से ने चूड़ी बनाने वालों की पहल करने की क्षमता को ख़त्म कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चूड़ियाँ हैं वो
एक द बैंगल्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ जॉय स्नैच अवे द आई साइट ऑफ पुअर लेबरर्स हु मेक देम, कि जो गरीब मजदूर हैं जो इनको बनाते हैं चूड़ियों को, उन चूड़ियों ने उनकी जो खुशी है वो उनसे छीन ली है. दीज पुअर लेबरर्स हैव नो जॉय इन देयर लाइफ, और अब उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं है. इन चूड़ियों बनाने ही उनकी खुशी को छीन लिया, जबकि चूड़ियाँ तो खुशी के टाइम पर पहनी जाती हैं. What happens when the bangle makers in Firuzabad try to get organized for their rights? यानी फिरोज़ाबाद में जब चूड़ी निर्माता अपने अधिकारों के लिए संगठित होने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? When these people try to get organized for their rights, they are hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. The evil powers in society doesn't let them raise voice for their betterment. कि यानी अगर ये लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं किसी भी अपने हक के लिए, तो उन्हें पुलिस उठा के ले जाती है, उन्हें मारा पीटा जाता है और गैर कानूनी कोई काम करने के जुर्म में घसीट कर इनको जेल में डाल दिया जाता है. और द ईवल पावर्स इन सोसाइटी डजेंट लेट देम रेज वॉइस फॉर देयर बेटरमेंट, और समाज की जो बुरी शक्तियां हैं, जो बुरे लोग हैं, वो इनको रोक देते हैं कि ये अपना कुछ विकास कर सकें, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएँ. अब ये जो क्वेश्चन है, सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 125 वर्ड्स ईच, ये आपको थोड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं. इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम्स, यानी सीमापुरी की जो बस्तियां हैं उनके बारे में आपको वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में वर्णन करना है. तो आपको पूरी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कहाँ है, कैसा है. सीमापुरी सिचुएटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. About 10,000 rag pickers live here in structure of mud with roofs of tin tarpaulin. They do not have sewage, drainage or running water. Children grow up in these small structures and help their parents in their survival. Picking is the only way for survival in Simapuri. Garbage to them is gold. People here live in utter poverty. They are devoid of even the basic amenities of life. Amenities यानी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, health, education, sports, etc. are not even in their dreams. Their poverty doesn't allow them to live a hygienic and healthy life. They cannot even think of a good life and keep engaged in rag picking or some other jobs. Even small children works as a rag pickers in the midst of danger of some number of डिजीज़. यानी कि सीमापुरी जो इलाका है वो कचरे बीनने वालों की बस्ती है. ये दिल्ली की सीमा पर स्थित एक जगह है जहाँ लोग रहते हैं और कबाड़ कचरा बीनने वाले मिट्टी के ढांचे में रहते हैं. उन पर टिन और तिरपाल की छतें हैं, ना कोई सीवरेज है, ना नालियाँ हैं, ना नलों का पानी है. वे यहाँ बिना पहचान और परमिट के रहते हैं और किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं. इनको मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पे जैसे अच्छा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, खेल कूद है, ये जो सब हैं वो उनको नहीं मिलता. एक सपने के जैसा ही है उनके लिए. देयर पॉवर्टी डजेंट अलाउ देम टू, और उनकी जो गरीबी है उनको अच्छा जीवन जीने ही नहीं देती. उन्हें पता ही नहीं है कि अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है. और दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ गुड लाइफ, वो सोच ही नहीं सकते अच्छा जीवन जीने की, क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है वो कचरा बीनने में ही, उस काम में ही लगा रहता है. इवन कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बचपन में पैदा होते ही इस काम में लग जाते हैं और कई बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं. मेंशन द सर्कमस्टेंसेस विच फोर्स द बैंगल मेकर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ प्री मेवल स्टेट इन फिरोज़ाबाद. यानी आपको उन दशाओं का उल्लेख करना है जो फिरोज़ाबाद में चूड़ी निर्माताओं को एक अंतिम स्थिति का जीवन जीने को बाध्य कर देती हैं. मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल इन फिरोज़ाबाद, कि फ़िरोज़ाबाद में अधिकतर जो गरीब लोग हैं आर एंगेज इन बैंगल मेकिंग, वो ज़्यादातर चूड़ी बनाने का काम करते हैं. दे कीप वर्किंग देयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी लगातार वो यही काम करते रहते हैं. दे लिव इन शेयर पॉवर्टी एंड डज नॉट अलाउ देम टू थिंक बियॉन्ड द जॉब ऑफ बैंगल मेकिंग. और वो इतनी गरीबी में रहते हैं कि 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमाने में ही वो इतना व्यस्त रहते हैं कि वो इस काम के अलावा किसी और काम के बारे में सोच भी नहीं सकते. दे लिव इन अ वेरी अनहाइजेनिक कंडीशंस एंड दे आर डिवॉइड ऑफ गुड हेल्थ एंड
एंड एजुकेशन। वो बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में रहते हैं जहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं होती, किसी तरह की उनकी कि स्वास्थ्य पे या शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता। दे डोंट इवन हैव गुड हाउसेस टू लिव इन, उनके पास अच्छे घर भी नहीं होते रहने के लिए। दे लिव इन अ पुअर, वेरी पुअर स्टेट, वो बहुत ही गरीब स्थिति में वहाँ पे रहते हैं। द मनी लेंडर्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस हैव क्रिएटेड द विशियस सर्कल फ्रॉम विच इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री टू गेट आउट। यानी कि वो इस तरह के जाल में, एक वेब में फंस चुके हैं जिसमें किराया, मनी लेंडर्स यानी जिनसे उन्होंने आधार लिया होता है, बिचौलिए मिडलमैन जो होते हैं वो, पुलिस वाले और कानून के रखवाले और पूंजीपति लोग, नेता, इन सब के जालों, इन सब की वादों में, इन सब के द्वारा जो उधार लिया हुआ है, उन सब के जो जाल, मक्कड़ जाल में ये लोग इस तरह से फंस चुके हैं कि ये लोग अपने इस चूड़ी बनाने वाले जो कारखाने का जो काम है इसके बाहर निकल के कुछ कर ही नहीं सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल है। दे एक्सेप्ट देयर फेट बिफोर बीइंग अवेयर ऑफ इट, यानी कि जानने से पहले ही वो इसको अपना भाग्य मान लेते हैं कि यही हमारा भाग्य, हमें यही करना है। द विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी एंड इनजस्टिस फोर्सेस देम टू लिव अ लाइफ ऑफ प्री मेवल स्टेट, यानी कि ये जो आदिम स्थिति का जीवन जीने के लिए ये जो इनको बाध्य करते हैं, कर देती हैं ये सारी की सारी स्थितियाँ। डिस्क्राइब्ड 2 टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स मेंशन्ड बाय एनीस जंग इन द लॉस्ट स्प्रिंग, यानी 2 तरह की 2 प्रकार के संसारों का वर्णन करें जिनका अनीस जंग ने इस लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट में उल्लेख किया है। तो अनीस जंग डिस्क्राइब्स 2 टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड that imposes such baggage on the children of poor families that they cannot put down, यानी कि गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक ऐसा जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता है बचपन में ही कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। फर्स्ट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ फैमिली दैट इज़ कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, पहला परिवार ऐसा, पहले जो स्थिति बताई वो ऐसे परिवारों की है जो गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। एंड द चिल्ड्रन आर बर्डनड विद द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और दूसरा जिन जातियों में वो पैदा हो जाते हैं उनको यही कहा जाता है कि तुम इस जाति के हो और तुम इसी काम के लिए बने हो, तुम्हें कचरा बीनना है और यही तुम्हारी किस्मत है। द अदर वर्ल्ड इज विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, और दूसरा जो है, दूसरी जो स्थिति बताई गई है जो उसमें जो बच्चे हैं वो ऐसे साहूकारों और बिचौलियों और पुलिस वालों के या नियम के लॉ के जो बाशिंदे होते हैं उनमें, और पूंजीपतियों और राजनेताओं के मकर जाल में फंस चुके हैं। दीज 2 वर्ल्ड टुगेदर वीव अ नेट ऑफ मिसफॉर्चून, और ये इस तरह के 2 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं जो उनको बुरे भाग्य की तरफ धकेलते हैं। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज़, और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको यही अपना भाग्य मान के आगे इसमें बढ़ते रहना होता है। देयर पावर्टी डजंट अलाउ देम टू थिंक ऑफ द गुड लाइफस्टाइल, उनकी गरीबी उनको अच्छा जीवन जीने के बारे में सोचने ही नहीं देती। द सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी क्रूएल टू देम इन जनरल, और सामान्य तरह से देखा जाए तो समाज भी उनके लिए बहुत ही ख़राब काम कर रहा है। पीपल हैव नो सिंपैथी विद दीज लेस फॉर्चुनेट वंस एंड हिंडर्स देयर ड्रीम्स ऑफ अ गुड लाइफ, और समाज के जो लोग हैं उनका भी इनके प्रति किसी तरह की कोई दया नहीं होती और वो इनके भाग्य के बारे में नहीं सोचते और रुकावटें ही पैदा करते रहते हैं कि इनके सपने जो हैं वो किसी तरह से पूरे ना हों। पहली बात तो ये सपने देखते ही नहीं, और बाकी अगर देखते भी हैं तो इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज़ पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्ट जो लॉस्ट स्प्रिंग जो है उसके अध्ययन के आधार पर चर्चा करनी है कि बाल श्रम जीवन के लिए एक संभावित चुनौती है। चाइल्ड लेबर इज़ अ ब्लॉट ऑन द फॉरहेड ऑफ ह्यूमैनिटी। वी कैन सी चिल्ड्रन वर्किंग इन वेरी हेजार्डियस कंडीशंस एज वी सी इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, कि ये जो स्थिति है बच्चों की, ये बचपन की जो बचपन में मानवता के लिए ये बहुत ही ख़राब स्थिति है बाल श्रम की। इसमें हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही ख़राब स्थिति में रहते हैं, बहुत ही खतरे वाली स्थितियों में वो बच्चे पनपते हैं। एज़ वी सी इन द लेसन 1
जो लॉ स्प्रिंग का जो पहला पार्ट है उसमें हमने देखा कि स्मॉल चिल्ड्रन आर सीन एज रैग पिकर्स एंड आर लेबरर्स इन बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री। एक में हमने देखा कि बच्चे कचरा बीनने वाले बच्चे बन जाते हैं कि उसी को अपना भाग्य मान लेते हैं, और दूसरे में जो औद्योगिक इंडस्ट्री है, चूड़ी बनाने के जो कारखाने में है, उसको ही अपना पूरी दुनिया मान के और उनको यही काम करना है, उनको बचपन में ही ये चीज़ उनके दिमाग में डाल दी जाती है। रैग पिकिंग ब्रिंग्स देम इन कॉन्ट्रास्ट विथ मैनी कम्युनिकेबल डिजीजेस। कचरा उठाने से भी इन बच्चों को बहुत सारे ऐसे छुआछूत की बीमारियाँ, अलग अलग तरह के बीमारियाँ होने का पूरा खतरा रहता है, क्योंकि वो बहुत गंदगी में सारा दिन घूमते रहते हैं। एज बैंगल मेकर्स दे वर्क इन द डिंगी हटमेंट्स इन अ वेरी डिम लाइट दैट टेक्स अवे देयर आई साइट। और दूसरी तरफ जो चूड़ी बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, जो चूड़ी बनाने वाले जो लोग अपने अपने घरों में जो पूरा साधन रख के चूड़ियाँ बनाते हैं, उसमें बिल्कुल भी प्रॉपर लाइट और हवा की कमी होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों की चले जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर एयर एंड सनलाइट पोजेस अ ग्रेट थ्रेट टू देयर लाइफ। और अच्छी हवा की और रोशनी की कमी से उनके और भी तरह की बीमारियाँ हो जाती है, जो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एट अ वेरी टेंडर एज, टेंडर यानी बहुत ही छोटी उम्र में, व्हेन दे शुड हैव पुअर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो, दे हैव टू इंडल्ज इन मेंटल जॉब्स। यानी जिस समय उन बच्चों को पूरा मौका मिलना चाहिए अपने आप को ग्रो करने का, आगे बढ़ने का, वहीं पर ही उनको रोक दिया जाता है और मानसिक रूप से ही उन्हें प्रिपेयर कर दिया जाता है कि तुम्हें काम ही करना है और कोई चीज़ तुम्हारे के लिए तुम बने ही नहीं हो। इट इफेक्ट्स देयर हेल्थ वेरी बैडली। इससे उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। एट द सेम टाइम ब्लॉक्स द चांस ऑफ देयर गुड फ्यूचर, दे बिकम ओल्ड बिफोर देयर रियल एज। और अच्छे भविष्य के लिए बारे में तो वो सोचना ही भूल जाते हैं। उनकी सारी रुकावटें उनके अच्छे भविष्य के बीच में इस तरह से पैदा कर दी गई हैं और अब वो बिल्कुल अच्छे भाग्य के बारे में सोच भी नहीं पाते, और धीरे धीरे दे बिकम ओल्ड बिफोर देयर रियल एज। और इस तरह से अपनी असली उम्र से पहले ही वो लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो आई होप अब आपको ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर जो है, इनकी किस तरह से बच्चे अपना बचपन खो देते हैं, किस तरह से बच्चे अपनी मासूमियत खो देते हैं और समाज के चक्रव्यूह के जाल में फंस जाते हैं, और बचपन में ही उन्हें गलत डायरेक्शन पकड़ा दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा कि यही तुम्हारी नियति है, तुम इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते हो, यही हमारा भाग्य है, यही हमें करना है। उन्हें सपने देखने से पहले ही सपने नहीं देखने के लिए रोक दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारी स्थितियाँ दिखाने के लिए, बताने के लिए ही जो लेखिका है उन्होंने बहुत अच्छा इसका नाम रखा है लॉ स्प्रिंग की। बच्चे अपना बचपन किस तरह से खो देते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, एंड अब आप लोग बढ़िया अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और नेक्स्ट वीडियो हम आपके नेक्स्ट जो बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका मैं आपके लिए लेके आऊँगी। समरी मैंने इसकी ऑलरेडी डाल रखी है, आप देख सकते हैं, और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इसका पढ़ेंगे द टाइगर किंग, जो थोड़ी देर बाद में ही मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप उसको भी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स उसके आप पढ़ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और मैं चलती हूँ, और जाने से पहले आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें, बाकी और बच्चों तक भी इसको पहुँचाएँ। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।